हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो वेलकम टू द न्यू वीडियो सेशंस ऑफ हॉटस्पॉट बायोलॉजी विद ताहिर अवान के साथ। तो हमने नया चैप्टर शुरू कर लिया है, सेल। अभी तक हमने पहले 2 लेक्चर्स में देखा था सेल के बारे में, इनफैक्ट 3 लेक्चर्स में सेल के बारे में देखा, फिर सेल थ्योरी के बारे में और डाइवर्सिटी ऑफ सेल। अब जो हमारे अगले लेक्चर्स होंगे वो रिगार्डिंग होंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। सो सेल को जो है, सेल के स्ट्रक्चर को जब हम डिफाइन करते हैं तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर से लेके चलते हैं, क्योंकि देखिए बायोलॉजी में आपको कुछ भी चीज़ पढ़नी है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आपको चीज़ें सबसे पहले सिंपलेस्ट पढ़नी पड़ेंगी, फिर कॉम्प्लेक्स। तो उसी ही प्रक्रिया में सबसे जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल को स्टडी किया जाता है दैट इज़ द प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल से ही बना है यूकैरियोटिक सेल, या आप ये कह सकते हैं इन द एवोल्यूशन टाइम प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व हुए हैं यूकैरियोटिक सेल। सो प्रोकैरियोटिक सेल को आज हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे डायग्रामेटिकली। साथ में आप अपनी कॉपी ले लीजिए और साथ साथ में पॉइंट्स को लिखना शुरू कर दीजिए। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं तो हम जो मॉडल सेल लेते हैं उसके लिए, प्रोकैरियोटिक सेल को डिफाइन करने के लिए या डायग्राम को समझाने के लिए हम लेते हैं बैक्टीरियल सेल, बिकॉज बैक्टीरियल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, आप कह सकते हैं इट इज़ द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो कोड बताया था मैंने आपको, पबजी प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया। तो चलिए आज हम बैक्टीरिया के सेल को यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। तो डायग्राम मैंने पहले से यहाँ पे बना के रखा हुआ है, लास्ट में वीडियो के ख़त्म होने के बाद आपको बताऊंगा कि डायग्राम को किस तरह से बनाना है। अभी मैं यहाँ पे साथ साथ में क्या करूँगा, लेबलिंग करूँगा, ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, राइट। तो चलिए देखिए, शुरुआत करते हैं बाहर से अंदर की तरफ। तो अगर बड़े ध्यान से अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे 3 लेयर्स बनाई हुई। कितनी लेयर्स बनाई हुई हैं? एक रेड कलर में है, एक ग्रीन कलर में है और ये ब्लैक कलर में है। ये जो तीनों लेयरें हैं इनका अलग अलग नाम होता है। सो द वेरी फर्स्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहा जाएगा इसको? ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये, एंड दिस लेयर इज आल्सो नोन एज म्यूसिलेज शीट। सो ये जो ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर होता है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है इसकी 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। या तो ये ग्लाइकोकैलिक्स एक इट कैन अकर एज ए सॉफ्ट लेयर और इट कैन अकर एज ए हार्ड लेयर। सॉफ्ट लेयर का मतलब है कि ये सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। सॉफ्ट होने का मतलब ये है इट कैन बी लूज। सो अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर लूज है सो इसको बोला जाएगा स्लाइम लेयर। क्या बोला जाएगा? स्लाइम लेयर। अगर ये लूज है बाहर से, अगर ये बाहर से हार्ड है तो इसको कहा जाएगा कैप्सूल लेयर। इसको कहा जाएगा कैप्सूल की लेयर। सो ये वेरी करता है फ्रॉम डिफरेंट बैक्टीरिया, जिस हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन होता है, राइट। लेकिन हमें इतना डिटेल्स में नहीं जाना है, हमें जस्ट इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना है, राइट। सो ये मैंने बना दिया सबसे पहला लेयर। अब ये मैं मिटा देता हूँ, आप ये साथ में लिख लीजिए। उसके बाद द लेयर नंबर 2। अब जो ये आपको दूसरा लेयर दिख रहा है ग्रीन वाला, दिस लेयर इज द सेल वॉल। ये क्या है? सेल वॉल। तो देखिए सेल वॉल क्या करता है, इट प्रोवाइड रिजिडिटी। ये बैक्टीरिया के सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है और सपोर्ट। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी शायद कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए सेल वॉल भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है और कैप्सूल का लेयर भी होता है। जिससे एक पॉइंट तो ये यहाँ पे साबित होता है कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनका जो एंसेस्टर रहा होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल ही रहा होगा, राइट। उसके बाद चलते हैं तीसरी लेयर पे, द इनर मोस्ट लेयर, दिस ब्लैकिश लेयर इज नॉन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक बहुत ही अच्छी खासियत होती है, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल।
ये क्या होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल। सो सेलेक्टिवली परमिएबल का यहाँ पे ये मतलब होता है कि ये सेलेक्टेड मटेरियल्स को ही अलो करेगी अंदर आने के लिए, सारे मटेरियल्स को ये अलो नहीं करने देती है। तो ये इस हिसाब से तीन तरह की मेम्ब्रेन्स होती है हमारे पास। एक होती है परमिएबल, जो किसी को किसी तरह के मटेरियल को परमिट कर देती है। एक होती है सेलेक्टिवली परमिएबल, जो सिलेक्टेड मटेरियल्स को ही अलो करती है एंटर करने के लिए। और एक होती है इम्परमिएबल, जो किसी तरह के मटेरियल को भी अलो नहीं करती है अंदर आने के लिए, राइट। अब नीट में बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों में, ये जो तीनों लेयर्स हैं, इनमें से स्टिकी नेचर कौन सी लेयर का होता है? सो इनमें से जो स्टिकी नेचर होता है ये ग्लाइकोकैलिक्स का होता है, राइट। अब जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि देखिए ये बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया क्या है? पैथोजन है, यानी कि ये डिजीज कॉज करेगा। सो ये जो इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स। क्या प्रेजेंट होते हैं? अब इन रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स का क्या फंक्शन है कि जैसे ही ये किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये उस ऑर्गेनिज्म के सेल्स को जाके सेंस करते हैं कि क्या हम इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो उसके लिए वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स, यानी कि सेंस करेंगे वेदर दे कैन इन्फेक्ट द ऑर्गेनिज्म और नॉट। बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो तीनों की तीनों लेयर्स हैं 1, 2 एंड 3, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है सेल एनवेलप। इन तीनों को कलेक्टिवली कहा जाता है सेल एनवेलप। तो सेल एनवेलप में हमारे पास 3 लेयर्स आ गई। उसके बाद नंबर 2, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर का जो ये पूरा रेडिश कलर का मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस इज नोन एज, ये जो पूरा का पूरा फ्लूइड मटेरियल होता है इसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये आप सबको पता ही है, राइट। अब जो ये साइटोप्लाज्म है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस साइटोप्लाज्म? इस साइटोप्लाज्म के अंदर बैक्टीरियल सेल के जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं। जिस तरह से प्लांट और एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म का भी यहाँ यही काम है, राइट। अब देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से मेन स्ट्रक्चर्स आएंगे। सो जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है, देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग है, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है बड़ा सा। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज मेसोसोम, इसको कहा जाएगा मेसोसोम। सो व्हाट इज बेसिकली मेसोसोम? इट इज एन इनफोल्डिंग। तो ये बेसिकली देखिए ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अंदर की तरफ फोल्ड हुई है कुछ इस तरह से, ये जो ब्लैकिश कलर की लेयर है। सो इट इज बेसिकली, अब जो ये मेसोसोम है ये पेरिफेरल भी हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि मैंने मेसोसोम एकदम सेंटर पोजीशन पे बनाया है। सो मेसोसोम कैन बी सेंट्रल एट द सेंट्रल पोजीशन, दे कैन बी एट द पेरिफेरल पोजीशन। ये डिपेंड करता है फ्रॉम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। और इस मेसोसोम का काम क्या है? इट हेल्प्स इन रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लियोइड। अब बात करते हैं कि ये न्यूक्लियोइड को क्या करवाता है? रेप्लिकेट यानी कि ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोइड बनाता है। तो ये समझने के लिए हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज न्यूक्लियोइड। तो देखिए न्यूक्लियोइड, ये जो मैंने यहाँ पे ब्लूइश कलर का स्ट्रक्चर बनाया है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, सबसे बड़ा डिफरेंस, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इस पूरे स्ट्रक्चर में देखिए मैंने न्यूक्लियस कहीं पे भी नहीं बनाया है, लेकिन प्लांट सेल में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है और एनिमल सेल में भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। लेकिन इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो न्यूक्लियस का काम क्या होता था? वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, बट वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। सो उसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यहाँ पे प्रेजेंट रहता है न्यूक्लियोइड, राइट। अब जो ये न्यूक्लियोइड होता है, देखिए इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस न्यूक्लियोइड कंटेन, साथ में कॉपी पे नोट करिए, दिस न्यूक्लियोइड कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इसमें क्या रहता है?
सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि व्हाट इज दिस सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। तो 10th क्लास में थोड़ा सा आपने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा होगा। कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होता था डीएनए का, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो ये स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिकल है और लीनियर है, यानी कि स्ट्रेट है। लेकिन व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ दिस बैक्टीरिया, इसमें कुछ इस तरह का डीएनए प्रेजेंट होता है। बात समझ में आई। सो इसी डीएनए में ही इसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। सो अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का काम कौन करता है, तो न्यूक्लियस का काम यहाँ पे कौन करता है, न्यूक्लियोइड। सो इन द सेम वे, इसी न्यूक्लियोइड की तरह बैक्टीरियल सेल में कुछ और बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं, वो भी कुछ इस तरह की होती हैं, जिनको कहा जाता है प्लाज्मिड्स। क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड्स। दीज आर आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो ये प्लाज्मिड्स हैं, दीज आर बेसिकली एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। क्या बोला जाता है इन्हें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज। साथ साथ में लिखिए, दीज आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडीज हैविंग डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज सर्कुलर। इसमें क्या रहता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है। लेकिन जो न्यूक्लियोइड रहता है, जो न्यूक्लियोइड होता है, इसमें डीएनए कैसा होता है, इसमें डीएनए होता है सिंगल स्ट्रैंडेड। ये चीज आप याद रख लें, एग्जाम्स में आपको ये आ सकता है, राइट। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड एंड न्यूक्लियोइड, वेरी वेरी बेसिक डिफरेंस। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियोइड में सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है और प्लाज्मिड्स क्या है, दे आर द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। अब इनको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल किस लिए कहा गया है, क्योंकि जो हर एक प्लाज्मिड होता है, इट एक्ट एज ए सिंगल क्रोमोसोम, इट एक्ट एज ए सिंगल क्रोमोसोम। तो इसीलिए कभी कभी हम ये जो प्लाज्मिड्स होते हैं, अब 12th क्लास में एक चैप्टर पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी, इस प्लाज्मिड को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट कहने का मतलब हम इसको यूज करके अपनी मर्जी का कोई भी कैरेक्टर इसमें डाल सकते हैं और होस्ट में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। जिस तरह से हम वैक्सीन बनाते हैं, तो वैक्सीनेशन का जो काम होता है, दवाई बनाने का काम, वो सारा का सारा इसी प्लाज्मिड के द्वारा किया जाता है। तो इसी प्लाज्मिड में हम क्या करते हैं, देखिए आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बता देते हैं। सो प्लाज्मिड मान लीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब ये पूरा का पूरा क्या है, डीएनए। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक कैरेक्टर है, लेट अस सपोज ये कैरेक्टर है और मुझे ये इसमें इंट्रोड्यूस करवाना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैरेक्टर को इसमें इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, इसको तोड़ के। इसको तोड़ने के बाद ये कैरेक्टर इसके साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे इस प्लाज्मिड का डीएनए भी है और इस ऑर्गेनिज्म का डीएनए भी है, यानी कि यहाँ पे दो डीएनए मिल गए, इसलिए इसको बोला जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये 12th क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ। क्या बोला जाता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाने के लिए यहाँ पे यूज होता है इस प्लाज्मिड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, राइट। अब उसके बाद साइटोप्लाज्म में डीएनए के साथ आरएनए भी प्रेजेंट होता है। इट कैन आल्सो एक्ट एज ए जेनेटिक मटेरियल। अब आरएनए के साथ देखिए, ये मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, दीज आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। इनको कहा जाता है राइबोसोम्स। सो यहाँ पे राइबोसोम्स का क्या काम है, राइबोसोम का काम है दे हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब यहाँ पे देखिए राइबोसोम दो तरह से प्रेजेंट है, एक यहाँ पे मैंने सिंगल स्ट्रक्चर बनाए हैं और एक यहाँ पे मैंने देखिए कलेक्टिवली स्ट्रक्चर बनाए हैं। सो जो मैंने ये कलेक्टिवली स्ट्रक्चर बनाए हैं, यहाँ पे क्या होता है, 4 से 8 राइबोसोम्स एक साथ प्रेजेंट हो सकते हैं। सो इसीलिए इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है पॉली राइबोसोम। क्या कहा जाता है, पॉली राइबोसोम, यानी कि बहुत सारे राइबोसोम एक साथ। तो काम क्या है राइबोसोम्स का, प्रोटीन्स बनाना। उसके बाद बैक्टीरिया का जो रिजर्व फूड होता है, इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ग्लोब्यूल्स। लिपिड ग्लोब्यूल्स, और लिपिड ग्लोब्यूल्स के साथ दे आल्सो हैव ग्लाइकोजन।
सो ये आप कह सकते हैं ये इसके क्या है, रिजर्व फूड्स हैं। उसके बाद क्योंकि बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत ही लाइट वेट होता है, तो इसमें कुछ गैस वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स। अब इन गैस, ये जो गैस वैक्यूल्स है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गैस वैक्यूल्स, दे हेल्प इन बायोन्सी। तो बायोन्सी क्या होता है, द फ्लोटिंग प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई आपको? सो अभी तक कुछ भी इतना मुश्किल नहीं आ रहा है मेरे ख्याल से, सब कुछ सिंपल ही चल रहा है, राइट। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, इसमें जो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो देखिए राइबोसोम का स्ट्रक्चर मैंने कुछ इस तरह से बनाया है। सो दिस इज बेसिकली राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 subunits, one is the smallest subunit and another is the larger subunit। तो जो इसका smallest subunit होता है इसको बोला जाता है 40s नहीं 30s, और जो लार्जेस्ट सबयूनिट होता है इसको बोला जाता है 50s। तो इसीलिए जो यहाँ पे राइबोसोम का टाइप होता है, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इट इज 70s। तो आप ये मत सोचिएगा कि 30 और 50 को प्लस करेंगे तो 80 आएगा, लेकिन यहाँ पे 70 लिखा हुआ है। इसकी जो बायोलॉजी है ये टोटली अलग है, ये 12th क्लास में आप पढ़ेंगे कि वाई इट इज 70s। ये फिलहाल आप एक ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रख सकते हैं, राइट। तो 30s स्मॉलेस्ट सब यूनिट है, 50s लार्जेस्ट सब यूनिट है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ये ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे। ये जो ब्लू कलर के स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर नोन एज पेलाई, और इसी के अल्टरनेटिवली एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, दैट इज फिम्ब्रेई। सो बड़े सारे बच्चे ये सोचते हैं कि जो ये पिलाई है इनका काम होता है बैक्टीरिया की मूवमेंट के लिए, लेकिन ये जो पिलाई होते हैं इनका मेन काम होता है दे हेल्प्स इन कंजुगेशन। तो कंजुगेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, इट इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच द 2 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स कहने का मतलब है कि 2 अलग अलग सेक्सेस के बैक्टीरिया पास आते हैं। वन इज द F पॉजिटिव एंड अनदर इज द F नेगेटिव। F पॉजिटिव जो होता है दैट इज मेल, F नेगेटिव होता है दैट इज फीमेल। तो जब क्या होता है इन केस ऑफ कॉन्जुगेशन, सो मान लीजिए दिस इज F पॉजिटिव एंड मान लीजिए दिस इज F नेगेटिव। सो क्या होता है, ये जो F नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है, ये F नेगेटिव को अप्रोच करता है बाय फॉर्मिंग ए कंजुगेशन ब्रिज। ये दोनों के बीच में क्या बनाता है, कंजुगेशन ब्रिज, और जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है ये इसमें ट्रांसफर हो जाता है। सो ये जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करवाने का काम करता है ये कौन करता है, दिस पिलाई। इसलिए इसको F पॉजिटिव जो वर्ड आया दिस इज फ्रॉम फिम्ब्रेई। So ये conjugation, it is a type of reproduction in which the one bacteria insert its genetic material into the another bacteria, that is male into female। बात समझ में आ गई आपको? ये जो स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ये बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, इतनी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। इसकी डिटेल्स आएगी चैप्टर नंबर 2 में, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, राइट। सो घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद जो लास्ट स्ट्रक्चर बच गया हमारे पास, दैट इज द वन मोर इंसर्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, दिस होल स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लैजिला। अब जो ये फ्लैजिला है इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। वन इज द बेसल बॉडी, सबसे पहला पार्ट होगा बेसल बॉडी। सो बेसल बॉडी साइटोप्लाज्म के अंदर होता है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ स्टैक्ड होता है। बेसल बॉडी के बाद जो सेकंड पार्ट है दिस इज नोन एज हुक, एंड द थर्ड पार्ट इज नोन एज फिलामेंट। सो द फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ बेसिकली 3 पार्ट्स, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। And what is the function of this flagella? It helps in the movement, या ये कह सकते हैं it is a motility factor। तो बैक्टीरिया की जो मूवमेंट होती है वो किसकी हेल्प से होती है,
फ्लैजिला की हेल्प से। अब मैंने जिस तरह से आपको यहाँ पे बताया कि पिलाई और फिम्ब्रे हम चेंजेबली यूज़ करते हैं। सो जब हम आपको मोनेरा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन आएगी, जिसमें बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। वन इज़ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड अनदर इज़ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये डिपेंड करता है कि ये कौन सी स्टेन लेते हैं, ये डिटेल्स में आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो जो पिलाई होता है आप याद रख सकते हैं, ये ग्राम नेगेटिव में होता है। सिर्फ पिलाई स्ट्रक्चर केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, लेकिन जो फिम्ब्राई होता है ये ग्राम नेगेटिव में भी होता है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी पाया जाता है। तो ये आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं, राइट। सो ये आज हमने डिस्कस किया है बड़ा ही बेसिक स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का। तो आप इसको अपनी कॉपी पे 2-3 बार प्रैक्टिस करें ज़रूर। बहुत ही सिंपल डायग्राम है। अब हम आपको ये बताते हैं कि इस डायग्राम को आपको बनाना कैसे है। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका छोटा सा एक मॉडल बनाता हूँ। सो आप भी अपनी कॉपी पे कुछ इस तरह से बना लें। सबसे पहले आप क्या करें, एक आउटलाइन स्ट्रक्चर बना लें इस तरह से। एक लेयर बन गई, इसके बाहर दूसरी लेयर बना लें इस तरह से। बड़े सारे बच्चे इसको गोल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा बिल्कुल मत करें। पहले 2 लाइनें लगा लीजिए इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर साइड से उसको कर्व दे दीजिए, फिर इसके बाद तीसरी लेयर बना लीजिए। बस ये मेन काम 3 लेयर्स बनाने का ही है। जब ये 3 लेयर्स बन गई उसके बाद आप इस तरह से फ्लैजिला बना लीजिए, इस तरह से पिलाई बना लीजिए, यहाँ से मेसोजोम बना लीजिए। बड़े सारे बच्चों को ये न्यूक्लियड बनाना नहीं आता है, तो बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, बस इस तरह से फोल्डिंग्स देते जानी है इसको और आपका न्यूक्लियड बन जाएगा, राइट। सो बड़ा ही सिंपल सा स्ट्रक्चर था जो आज हमने डिस्कस किया बैक्टीरिया का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसको 2-3 बार आप डेफिनेटली प्रैक्टिस करें। और किसी तरह का कोई क्वेश्चन होगा तो आप हमसे ज़रूर पूछना। और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और डायग्राम्स की 2-3 बार डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करिएगा। सो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे यूकैरियोटिक सेल के डायग्राम्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय।